हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, कोर्स कोड BP 202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और इनमें से कुछ प्रश्नों को इस वर्ष भी पूछा जा सकता है या उन पर बेस कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ या जो भी सिलेबस मैंने लिया है इस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर बेस्ड है। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दिए गए सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम में जाने से पहले अच्छे तरीके से जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर विजय शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो हमें पेपर मिलता है लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार, उसे हमें 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। टोटल 75 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है और आपके 3 सेक्शंस होते हैं और आपको सभी सेक्शंस को हल करना होता है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनका आंसर आपको ब्रीफ में करना पड़ता है। हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। खास बात यहाँ पर यह है कि इन सभी चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। और एक बात बता दूं कि पिछले 6 वर्षों में पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने परसों अपलोड किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखा है आपने अभी तक तो उसको जरूर देखिए, वहां पे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद आंसर कि कितना आंसर आपको लिखना है। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, गिव द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl टू 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो एक डाइन होती है और यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा HCl का एडिशन। और दो तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा 3-क्लोरो-1-ब्यूटीन और दूसरा बनेगा 1-क्लोरो-2-ब्यूटीन। और ये जो 3-क्लोरो-1-ब्यूटीन है वो आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा और 1-क्लोरो-2-ब्यूटीन जो होगा वो 1,4 एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि पहले और चौथे कार्बन पे वहां पे जाकर के जुड़ रहा है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म जो है वो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जरूर देखिए। सभी टॉपिक्स 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,2 एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं वो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो है वो एक फिनोमेना है जहां पर एक कंपाउंड जो होता है वो 2 फॉर्म्स में पाया जा रहा है, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जा रहा है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और इसमें माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जनरली एक डबल बॉन्ड के बीच में हो रहा होता है, जिसकी वजह से 2 तरीके के फॉर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कोई भी, जैसे C+O ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड है और इस पर जो है हाइड्रोजन हैं, कुछ और लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करिए तो डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा और जिसकी वजह से C+O और यहाँ पर OH हो जाएगा, बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं वो लगे रहेंगे। तो ये जो 2 फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के फॉर्म्स में अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। और इसे बोलते हैं हम लोग कीटो फॉर्म, इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ये अच्छा एग्जांपल है, कीटो इनॉल जो टॉटोमेरिज्म है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टॉटोमेरिज्म का। नेक्स्ट इज वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है क्लोरोएसिटिक एसिड, क्यों होता है? तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, जो -I ग्रुप लगे होते हैं अगर किसी ऐसे कार्बन पर जहाँ पर COH ग्रुप लगा हो, तो उससे क्या होता है कि जो स्टेबलाइजेशन है कार्बोक्सिलेट आयन का वो बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन को छोड़ना उस एसिड को आसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसा कि क्लोरोएसिटिक एसिड के केस में सेम चीज़ होगी। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो, या क्लोराइड आयन जो है वो एक निगेटिव I ग्रुप होता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को छोड़ना आसान है और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा दैन द एसिटिक एसिड, इसी वजह से वो ज़्यादा एसिडिटी भी कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस। तो IUPAC नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का। तो जब भी आप कोई कंपाउंड देखें तो पहले समझे वहाँ पे कौन से ग्रुप्स लगे हैं। यहाँ पे देखिए C+O लगा हुआ है और Cl भी लगा हुआ है सेम ग्रुप पे, यानी कि ये एक एसिड क्लोराइड का डेरिवेटिव है, यानी एसिड डेरिवेटिव है। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, 1 2 इट इज 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की हमारी चेन है। चौथे नंबर पे हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, 5वें नंबर पे क्लोरो दिख रहा है और पहले नंबर पे हमें जो है क्या नाम है, एसिड क्लोराइड ग्रुप दिख रहा है। तो इसका नाम जो है 6 कार्बन के हिसाब से इसका जो पैरेंट नेम बनेगा वो बनेगा हेक्सानॉइल क्लोराइड। और इसके क्योंकि चौथे पे हाइड्रोक्सी और 5वें पे क्लोरो, तो C पहले आता है और क्या नाम है H बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दोनों को लगा देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 5 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी और ये हेक्सानॉइल, क्योंकि यह नॉइल हो जाएगा हेक्सानॉइल क्लोराइड, क्योंकि यह क्लोराइड है।
तो 6 कार्बन की चेन के हिसाब से इसका नाम इस तरीके से आप बना लेंगे। तो ऐसे IUPAC नाम जो है वो आते हैं ग्रुप्स के कंपाउंड्स के लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखना है वो आप समझिए। और IUPAC नॉमेनक्लेचर पे पूरी सीरीज मैंने की थी, तो इस पे से 1 या 2 क्वेश्चन हमको जरूर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, जो कि जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी भी एक कंपाउंड में, वो किसी एक अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंस में एक एटम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक कोई ऐसा क्या नाम है रिएजेंट आ रहा है, इसके प्रेजेंस में ये जो है एक ही पर प्रेजेंट अगर हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, और ये पाई चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही कार्बन में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये परमानेंटली नहीं होता है, जब कोई अटैकिंग स्पीसीज आएगी तभी ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। 2 और इफेक्ट होते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, वो परमानेंट इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स के बीच में डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उनको डिफरेंस करने के लिए कि कौन सा आपको जो सैंपल दिया गया है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, उसको पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें रेड फास्फोरस, आयोडीन और AgNO3 ये 3 चीज़ें हम लोग लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, और ये तीनों मिलाकर के रिएजेंट बनता है जिससे रिएक्शन कराते हैं अपने सैंपल की, और हमें 3 तरीके के कलर देखने को मिल सकते हैं। अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा वहाँ प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कोई कलर नहीं आ रहा है या कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है, ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एम्फेटामिन एंड एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर एंड यूजेस आपके सिलेबस में, इसमें से काफ़ी सारे जो हैं 2 नंबर में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है और साइड में जो है हमारे 3 कार्बन की एक चेन होती है जिसपे एक अमीनो ग्रुप भी लगा होता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है, नार्कोलेप्सी वगैरह में यूज किया जाता है, और जो अटेंशन डेफिशिएंट या हाइपर एक्टिव जो पेशेंट होते हैं उनके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक CNS स्टिमुलेंट है। नेक्स्ट बात करें, दूसरा जो कंपाउंड है हमारा वो है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग एस्प्रिन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। और एक और ख़ास बात है इसमें कि ये जो हमारा ये कंपाउंड है, इसको बता दें थोड़ा सा, हाँ ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर, और एस्प्रिन जो होती है वो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या नाम है सैलिसिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है, और इसमें जो है एस्टाइलेशन यहाँ पर OH ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा करके किया जाता है, इसीलिए इसको एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। यूजेस की बात करें तो हम सभी ने एनाल्जेसिक के रूप में इसको खाया है, यानी ये बुखार कम करने के काम में आती है, दर्द कम करने के काम में आती है, एंटीपायरेटिक के रूप में बुखार कम करने के काम में आती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूजेस ऑफ वैलिन एंड सिनेमल्डिहाइड। तो वैनिलीन और सिनेमल्डिहाइड दोनों का जो अगर यूजेस की बात करें तो ये दोनों ही जो है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में फूड और फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। जो आपका वैलिन होता है ये वनीला फ्लेवर जो है हमारे आइसक्रीम में, फूड में, ड्रग में, जहाँ पर भी हमको जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वैलिन जो है वो परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है, कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में हमको जनरली देखने को मिलता है। सिनेमल्डिहाइड जो है वो भी फ्लेवरिंग एजेंट है, परफ्यूम्स में देखने को मिलता है। माइल्ड एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटी भी जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। ये दोनों ही एल्डिहाइड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल क्या होता है? सैडजेफ रूल जो है वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस में देखने को मिलता है, जहां पर कोई एक मेजर प्रोडक्ट जो है वो वाली एल्कीन बनेगी जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं। कहने का मतलब जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वही बनेगी अगर 2 एल्कीन्स बनने लायक प्रक्रिया हो या ऐसी रिएक्शन हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैडजेफ रूल बोलते हैं। इस पर कल ही वीडियो मैंने अपलोड किया था, जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ एल्किल हैलाइड इन द एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड जो होती हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शंस में तेजी से जाती हैं, खास करके अगर E2 रिएक्शंस की बात करें तो, फिर सेकेंडरी वाली और उसके बाद प्राइमरी वाली। इसका कारण ये है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोकैटायंस होते हैं उनका फॉर्मेशन अगर हो रहा है या जो एल्कीन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल अगर बन रही हैं तो इस तरीके से वो रिएक्शंस को भी ले जाते हैं, इसीलिए टर्शरी वाली तेजी से जाती है, फिर हमारी सेकेंडरी एंड देन फिर प्राइमरी। ये उसका क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ हेक्सामीन एंड क्लोराहाइड्रेट। तो सबसे पहले हेक्सामीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेक्सामीन का जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हमको देखने को मिलता है ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसका जो नाम होता है वो होता है हेक्सा मिथाइल
मिथाइलिन टेट्राअमीन ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जहां पर नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार से केज स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं। यूजेस की बात करें तो ये एक एंटीसेप्टिक या खास करके यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के रेजिन्स, अदर प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो कंपाउंड है वो है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट जो है आप देख पा रहे हैं 2 कार्बन की चेन होती है, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप और दूसरे कार्बन पर 3 जो है वो क्लोरो ग्रुप हम लगा देते हैं, इसी को क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। ये सिडेटिव और हिप्नोटिक के तरीके से यूज करते हैं और इंसोम्निया वगैरह की इलाज में भी इस ड्रग का प्रयोग जो है, इस कंपाउंड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और उनके आंसर आपको करने होते हैं। सभी शॉर्ट क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेक्शन भी होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। यहाँ पे लार्ज क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको ऐसे के रूप में लिखना होता है। अच्छी बात यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, 3 में से कोई 2 आपको सॉल्व करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 20 मार्क्स का हमारा ये भी सेक्शन होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि SN1 और SN2 रिएक्शंस का। तो क्वेश्चन है व्हाट आर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, डिस्कस द काइनेटिक्स मैकेनिज्म फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। दूसरा हमारा इसमें जो है कि एल्किल हैलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन why aldehyde and ketones are susceptible to nucleophilic addition reactions. Write a note on aldol and Cannizzaro reaction. Next is why are alkenes undergo elimination reactions. Give mechanism and Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule, और डिस्कस काइनेटिक मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ E1 E2 रिएक्शंस, E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, इन सभी का आंसर के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में दे दूंगा इस सब्जेक्ट की, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की, जहां से आप इन सभी को किस प्रकार से आंसर करना है, कितना आंसर लिखना है, नोट्स वगैरह जो चाहिए वो आपको वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 7 में से जो 5 आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आप सॉल्व करना होता है। आपको टोटल 35 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है। पहला है गिव द मैक्सिमम ऑफ रिएक्शन और मैक्सिमम बतानी है, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन एंड डायल्स-एल्डर रिएक्शन की। नेक्स्ट डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म आपको बताया था, चेन, पोजीशन, ये सारे आइसोमेरिज्म आपको बताने, टॉटोमेरिज्म वगैरह सारा विथ एग्जांपल्स के साथ, या फिर क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को विथ एग्जांपल्स। ये दोनों ही प्रश्न में से एक प्रश्न जनरली हमको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एक्सप्लेन द मैक्सिमम ऑफ, आल्सो डिस्कस द रेडिकल free radical reactions of conjugated dienes. Next is explain allylic rearrangement or give the mechanism of action of या reaction of halogenation of alkanes. Halogenation of alkanes को हम लोग free radical substitution reaction के रूप में भी जानते हैं, तो इस नाम से भी आ सकता है, आप लिख लीजिएगा। Next is give basicity of aliphatic amines and factors affecting it. जो एलिफेटिक अमीन्स होती हैं उनकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना है, और कौन कौन से अगर ग्रुप लगाते हैं बेसिसिटी बढ़ती है या घटती है उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताना है और उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसके इन्फ्लुएंस को भी बताना है। तो एसिडिटी या बेसिसिटी पर दोनों में से किसी एक पर प्रश्न जरूर आ जाता है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर मेयर टेस्ट आप कर सकते हैं, इस तरीके से टेस्ट आप लिख सकते हो, उसको डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस एंड आल्सो डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स और कंजुगेटेड डाइन्स टुवर्ड द एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ 1,4, 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको दिखाया था, कंजुगेटेड डाइन्स यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स, और कमेंट अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ एल्कीन्स एंड एल्केन्स। तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी प्रश्न आता है, 2 हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में, sp3 और sp2, इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर प्रश्न आ जाता है। तो एल्केन्स जो होते हैं उसमें आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, एल्कीन्स में आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इसी से अगर रिलेटेड प्रश्न जो है वो रिएजेंट और सबस्ट्रेट दे करके भी पूछा जा सकता है, तो आप उसका भी आंसर कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम अच्छे से हो। इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से बता दूं कि पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के इनके आंसर देख सकते हैं। दूसरा जो है शॉर्ट आंसर टाइप के सारे क्वेश्चंस का वो दिया हुआ है, क्वेश्चन को आंसर सोल्यूशन के साथ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई आपके प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।